तो रशिया जो कि भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर है, वो अब पाकिस्तान से अपने संबंध ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं रशिया ने पाकिस्तान के साथ में अपने डिफेंस रिलेशन को ठीक किया है, जहां पर सुपर केम नाम का ड्रोन पाकिस्तान को रशिया सप्लाई कर रहा है। इवन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सप्लाई करने की बात दोनों देशों के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और अब एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि रशिया जो है वो डेब्ट रिडन पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसे रिवाइव करने वाला है, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। 1970s के समय पर यह स्टील मिल रशिया के ही सपोर्ट से पाकिस्तान ने बनाई थी और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पाकिस्तान काफी समय से रिवाइव करना चाह रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है। बट अब रशिया की मदद से शायद ये पाकिस्तान कर लेगा। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इक़्तिदार संभाला है, तब से लेकर उसने पूरी दुनिया पर हाहाकार मचा दी है। पूरी दुनिया को ललकार रहा है कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेंगे। उसने पूरी दुनिया के मुल्कों पर 100% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, खासतौर पर ब्रिक्स कंट्रीज पर, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना वगैरह आते हैं। और मुल्कों ने तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन इंडिया चूंकि अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी ना किया, बल्कि उसने मजीद अपने जो टैक्सेस थे अमेरिकन कंपनीज पर वो हटा दिए। बल्कि यूं समझा जाए तो गलत ना होगा कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने लेट गई। जब रशिया ने ये देखा तो रशिया और चाइना ने अपना अलग से ब्लॉक बना लिया, क्योंकि ये हमेशा से ही अमेरिका के मुखालिफ ब्लॉक में होते हैं, अपना अलग ब्लॉक बनाए रखते हैं। तो रशिया ने फिर पाकिस्तान की तरफ मुंह मोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही रशिया से राब्ते में था कि स्टील मिल्स को दोबारा बहाल किया जाए। रशिया ने ही इसको स्टेब्लिश किया था और अब भी उसको वही सीधा कर सकता था, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक सफेद हाथी की तरह था जो कि अरबों डॉलर खसारे में जा रहा था। लिहाजा रशिया ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की स्टील मिल को स्टेबल करके वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से फिर वो अपनी तरफ से ये पैसे वापस लेगा। जब ये सुनना था इंडिया का, तो इंडिया का बुरा हाल हो गया। वो परेशान हो गया कि ये हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर जिसको कहते थे, वो फिर पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन दे रहा है, मजीद असला भी दे रहा है और उसके साथ स्टील मिल को भी स्टेब्लिश करके इसको दे रहा है। इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क के जहन में, वो सब दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल जो कि कराची से थोड़ी ही दूर, आपको लगभग 40 किलोमीटर दूर, एक गिगांटिक पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास में है। और इवन ये जिस जगह पे है, यहाँ पर इस पोर्ट की वजह से ही सारा कोल और आयरन और इंपोर्ट होता है, और वहीं पे स्टील बनाया जाता था, और इसी स्टील को फिर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू अभी तक पता नहीं लगी है जब से ये स्टील प्लांट बंद हुआ है तब से, पर माना जाता है कि ओवरऑल रूप से 7.5 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर की असेट वैल्यू इस पूरी स्टील मिल के अंदर है। जब ये स्टील मिल फंक्शनिंग थी तो उस समय पर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.1 से लेके 5 मिलियन टन की थी। जो ओवरऑल एरिया इसने कवर किया था वो 1.29 मिलियन क्यूबिक मीटर था। साथ ये केवल कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अगर पूरे अर्थवर्क, गार्डन वगैरह इन सबको इंक्लूड कर लो तो लगभग 5.7 मिलियन क्यूबिक मीटर का एरिया जो है वो इसने कवर किया हुआ था। और इसके अंदर लगभग 3,30,000 टन तक की हैवी मशीनरी, स्टील और इन सब के जो इक्विपमेंट है वो देखने को मिलते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टील मिल कितनी बड़ी थी। मोहम्मद बिन कासिम के पास, पोर्ट के पास में होने की वजह से ये जो स्टील मिल है, इसका जितना भी पॉल्यूशन है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से समुद्र के साइड चल जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट ओवरऑल रूप से पॉल्यूशन भी नहीं करता था। अब ये प्लांट का आइडिया पाकिस्तान को आया कैसे? देखो, पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जब पाकिस्तान अलग देश बना उसके बाद से आयरन और स्टील की डिमांड पाकिस्तान के अंदर बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में शुरुआत में डेवलपमेंट करने का प्रयास उन्होंने किया था, बट उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे उसके लिए आयरन और स्टील भारी मात्रा में इंपोर्ट पाकिस्तान को करना पड़ता था। 1956 के अंदर पाकिस्तान को लगा कि यार हम लोगों को खुद का एक स्टील प्लांट बनाना चाहिए,
और फिर उन्होंने उस समय पर रशिया से कांटेक्ट किया। रशिया ने भी अपने एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर भेजा था और उस समय पर डिस्कशन हुआ था कि इस तरीके की एक स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर बनाई जा सकती है जिसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए जाएं और पाकिस्तान उससे स्टील बना के अपने देश के अंदर प्रयोग करे। 1973 के अंदर इस पाकिस्तान स्टील मिल की फाउंडेशन स्टोन उस समय के तत्कालीन लीडर जो पाकिस्तान के थे भुट्टो जी, उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ने केवल इस्टेब्लिशमेंट में ही मदद नहीं की बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों में पाकिस्तान को मदद की थी इस पाकिस्तान स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करने के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रशिया के साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने पाकिस्तान के स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की और उसके जरिए फिर पाकिस्तान के अंदर पूरा स्टील मिल जो है वो फंक्शनिंग में आई। धीरे धीरे करके ये स्टील मिल जो है वो तेजी से ग्रो करने लगी, काफ़ी तेज डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगा और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। जो स्टील यहाँ पर यूज़ किया जाता उसी स्टील से नए नए प्रोडक्ट इसी स्टील प्लांट के अंदर भी बनाए गए और ओवरऑल रूप से इस स्टील प्लांट ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने पाकिस्तान के अंदर बना लिया। और जब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उस समय की हुआ करती थी। बाद में फिर 2004 के अंदर इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया और प्राइवेटाइज करने के बाद इसकी जो टोटल कैपेसिटी थी उसका 18% ही फंक्शनिंग रहा। 2008 में फिर इसे नेशनलाइज कर दिया गया और फिर टोटल कैपेसिटी का 50% यूज में था। अब 1990 के बाद से लगातार नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो पाकिस्तान की इस स्टील मिल के अंदर घटने लगे और 2015 के अंदर इस स्टील मिल को बंद करना पड़ा क्योंकि ओवरऑल लॉस जो कि इस स्टील प्लांट का था वो लगभग 600 बिलियन डॉलर का था, जिसके अंदर 224 बिलियन डॉलर का तो ऑपरेशनल लॉस था और 335 बिलियन डॉलर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी कि लोन के फॉर्म में लॉस जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये स्टील मिल जो है वो बंद हो गई। पाकिस्तान ने दरवाजा खटखटाया वही रशिया का, क्योंकि रशिया ने पहले भी इस स्टील मिल को डेवलप किया है और अब रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है और अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है कि एक रिवाइवल प्लान रशिया बना सकता है पाकिस्तान की इस स्टील मिल को रिवाइव करने के लिए। अब ये कंसर्न भारत के लिए एक बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, भारत का जो ट्रेडिशनल फ्रेंड है वो है रशिया। यूएस से भारत के संबंध अच्छे हैं बट उसके साथ में भारत अपने रिलेशन रशिया से भी मेंटेन करके रखता है। जहां पर रशिया ने वॉर किया, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री रशिया के विरुद्ध थी, हम साथ में खड़े रहे। ऑयल ट्रेड की बात आई तो हम लोगों ने रशिया का सपोर्ट किया और रशिया ने भी इतिहास के अंदर भारत का हर जगह पे साथ दिया है। बट अब आप देख सकते हो कि रशिया जो है उसका स्टैंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रिलेशन पाकिस्तान से पहले से बुरे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे, पहले से नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशन थे, पर अब पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर रशिया ने सुपर कैम नाम का एक ड्रोन जो कि खुद रशिया युद्ध के अंदर यूज कर रहा है वो पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर दिया है। S-350 की बात हो रही है, ये हथियार दिया जा रहा है, जबकि रशिया ने भारत को 2010 के अंदर अश्योर किया था कि वो कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं देंगे जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रयोग करे। उसके बावजूद भी ये हथियार दिए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान इन हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ करेगा। पर हकीकत हर कोई जानता है कि इतने एडवांस हथियार का प्रयोग पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ ही यूज कर सकता है, क्योंकि रशिया को चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में रशिया चाइना की एक्सिस बनी हुई है, चाइना के रिलेशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इस कारण से ये वाला एंगल जो है वो पीछे से कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है।